welcome back to Study Nook. Today I am going to start a new subject, that is anatomy, and gradually I will be uploading videos on different subjects included in MBBS. So today's topic is Introduction to Anatomy. First of all, we should know what is anatomy. So anatomy is a Greek word. Ana means up and tome means cutting. So cutting of a body and to study its structure, that's what we call anatomy. Cutting of a body and to study its structure. Anatomy and physiology is interrelated. In anatomy, we study the structure of a body, but in physiology, we study the function of a body. तो ये एनाटमी और फिजियोलॉजी क्या है? इंटररिलेटेड है. अगर किसी को एनाटमी नहीं आती हो तो ये पॉइंटलेस होगा कि वो फिजियोलॉजी पढ़े. Now come to the level of organization. So I'll share a picture of level of organization and explain it one by one. In level of organization, the first one is subatomic particles. Subatomic particles are those that made up an atom. तो वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. ये जो है ना मेन एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं. देन कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज एटम. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन हुआ, ये क्या है? एटम्स है. देन कम टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट वन क्या है? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. तो फिर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें दोनों एटम्स जो है ना वो क्या हो? सेम हो. जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हुआ, ये क्या है? ये होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है. और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के दोनों एटम क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे. जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो गए. द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनेल. Organelle is a structure within the cell that performs a specific function. जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? वो पावर हाउस ऑफ द सेल है. एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. देन कम टू द सेल. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फिर सेल का एग्जांपल क्या है? न्यूरॉन सेल हो गए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ नर्वस सिस्टम. और निफ्रॉन जो है वो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है. तो निफ्रॉन, न्यूरॉन, ये हमारे पास सेल के एग्जांपल हो गए. देन कम टू द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट वन इज टिश्यू. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. टिश्यूज का एग्जांपल फिर हमारे पास क्या हो सकता है? टिश्यू का एग्जांपल होता है कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है, ये टिश्यू का एग्जांपल हुआ. देन कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज ऑर्गन. सो ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस एंड स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो ऑर्गन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि किडनी. किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम जो वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, और किडनी में जो पानी ज्यादा होता है ना, वो एक्सक्रीट करता है फ्रॉम द बॉडी. Then come to the next one. So the next one is organ system. Organ system क्या होता है? Organ system two or more organs working together. जब दो या दो से ज्यादा organ एक साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? Organ system. Organ system में जैसे कि मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करते हैं, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन जो है ना इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि ओरल कैविटी हो गई. ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड, फिर उसके बाद एसोफेगस, पेरेंक्स, एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स. तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके
एक स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, डाइजेशन। देन द नेक्स्ट वन इज organism or an individual. So a whole organism which can interact and reproduce. बहुत सारे सिस्टम जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं और फिर क्या कर देते हैं, ये इंटरेक्ट कर देते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी करते हैं। बहुत सारे सिस्टम, तो ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम्स होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं। तो ये एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू टेल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आते हैं फिर वो पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट। नाउ कम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं या कितने वेज में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सिस्टेमिक एनाटॉमी। अगर बॉडी स्ट्रक्चर को हम सिस्टेमिक वाइज पढ़े, एक एक सिस्टम को उठाए और उसके सारे ऑर्गन्स को पढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक एनाटॉमी। फिर आता है हमारे पास दूसरा, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी कौन सी एनाटॉमी होती है, जब हम एक बॉडी को उठाए और उसके रीजन पढ़े। पहले हेड रीजन पढ़ लिया, फिर थोरैसिक रीजन पढ़ लिया, फिर एब्डोमिनल रीजन पढ़ लिया, फिर पेल्विक रीजन पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, रीजनल एनाटॉमी, कि हम इसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रीजन वाइज जो है वो पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास तीसरा आता है हमारे पास सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी जो है वो सुपरफिशियल एनाटॉमी या बॉडी मार्किंग हम करते हैं उसमें, और वो उसकी सरफेस बॉडी मार्किंग करते हैं और वो पढ़ते हैं फिर हम। फोर्थ हमारे पास आता है ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करते। जैसे कि हमारे पास स्किन हो गया, स्किन को हम पढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे पास लिवर्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप का यूज नहीं होता। तो ये ग्रॉस एनाटॉमी हो गई हमारे पास। फिफ्थ नंबर हमारे पास आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में अगर कोई एब्नॉर्मल चेंजेस आ जाए बॉडी स्ट्रक्चर में, उसे हम पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। 6 नंबर पे हमारे पास आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी जो है हम ऑल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक वेज में भी और माइक्रोस्कोपिक वेज में भी। मतलब हम जो है टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सारे हम मैक्रोस्कोप विदाउट माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे और फिर माइक्रोस्कोपिक यूज भी करते हैं, टिश्यूज का पढ़ना, सेल का पढ़ना। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी में आता है। लास्टली हमारे पास आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो है वो उसमें फर्टिलाइजेशन से लेके टिल डेथ जितनी भी चेंजेस आते हैं सेल में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, सिस्टम में, बॉडी स्ट्रक्चर में जितने भी चेंजेस आते हैं उसे हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 11 सिस्टम है। सबसे पहले आता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो आउटर लेयर जो बनाता है हमारे पास बॉडी का आउटर लेयर, वो उसमें आते हैं हमारे पास स्किन, हेयर्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड हो गए। ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम के ऑर्गन्स आ गए। फिर दूसरा आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास बोन, जॉइंट्स और कार्टिलेजेस आ गए। फिर थर्ड नंबर पे आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो ये मस्कुलर सिस्टम के ऑर्गन आ गए। फोर्थ हमारे पास आता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स जो है वो है ग्लैंड्स, हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स।
पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ये एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स है। 5th नंबर पे हमारे पास आता है 5th नंबर पे हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हमारे पास नोज, नॉस्ट्रल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, अल्वेओलाई एंड लंग्स हो गए। फिर से 6 नंबर पे आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में के ऑर्गन हमारे पास माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हो गए। 7th नंबर पे आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट और वेसल्स हो गए, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। 8वें नंबर पे आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, ये नर्वस सिस्टम के ऑर्गन हो गए, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स। फिर 9th नंबर पे आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज हो गए, यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। 10th नंबर पे आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल और फीमेल गोनेड्स आते हैं इसमें, मेल और फीमेल गोनेड्स आते हैं इसमें। 11th सिस्टम कौन सा है? 11th सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स और टी सेल्स और बी सेल्स जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। तो ये हो गए 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट सिस्टम इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, सेकंड सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम, थर्ड सिस्टम मस्कुलर, फोर्थ एंडोक्राइन सिस्टम, fifth system is respiratory, sixth we have digestive system, seventh cardiovascular system, eighth nervous system, ninth urinary system, 10th reproductive system, and lastly we have lymphatic system. Now life processes. We have 6 life processes. First is metabolism. तो मेटाबॉलिज्म में हम रेफर करते हैं सारे केमिकल प्रोसेसेस, जैसे कि इसमें ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू वेरियस सिंपल कंपाउंड्स, इसे हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं, या सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, जिसे हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। दूसरा लाइफ प्रोसेस हमारे पास आता है फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, सेकंड आता है ग्रोथ। ग्रोथ हमारे पास ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये इंक्रीज 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, सेकंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, थर्ड इंक्रीज इन द सराउंडिंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, या इसमें आता है सेल के बीच में जो स्पेस होता है, तो अगर उसके साइज में इंक्रीज होना, ये भी ग्रोथ को इफेक्ट करता है, इससे भी ग्रोथ हो जाती है। थर्ड आता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और देन रिस्पॉन्ड करना, तो ये आ गया रिस्पॉन्सिवनेस। फोर्थ आता है मूवमेंट। तो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो सकता है उसमें, या तो लिम्ब की मूवमेंट, या पूरी बॉडी की मूवमेंट, या किसी ऑर्गन की मूवमेंट, सेल्स, टिश्यूज, या इवन ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट। तो ये भी फोर्थ लाइफ प्रोसेस
है मूवमेंट। फिफ्थ लाइफ प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम किसे कहते हैं? डिफरेंशिएशन इज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। जैसे कि रेड बोन मैरो में सेल्स होते हैं, वो अनस्पेशलाइज होते हैं पहले, फिर वो स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं। कुछ रेड ब्लड सेल बन जाते हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल बन जाते हैं और कुछ प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो ये हो गए डिफरेंशिएशन। फिफ्थ लाइफ प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। सिक्स्थ लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। Reproduction leads to a new generation or an individual. तो सिक्स्थ लाइफ प्रोसेस क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। ये सिक्स्थ लाइफ प्रोसेसेस हो गए। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। इसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में इन्वेजिव होते हैं और नॉन इन्वेजिव होते हैं। इन्वेजिव में हम बॉडी को कट कर लेते हैं और एक डिवाइस एंटर करते हैं और उसके थ्रू हम उसमें देखते हैं। नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या होते हैं? नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेक्निक में आता है फर्स्ट इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन जो है हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कौन कौन से चेंजेस आ गए हैं। ऐसे एक्सटर्नली हम इंस्पेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि स्किन कलर चेंज हुआ या ये साइज जो है, चेस्ट साइज, वो चेंज दिखता है पेशेंट में, या आई जो है, आईज अलग दिखते हैं कुछ डिजीज में। तो हम इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन को। पेशेंट को हम बाहर से एक्सटर्नली ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा आता है इसमें पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है? पाल्पेशन में पेशेंट को हम टच करते हैं और उसके फील करते हैं। तो ये क्या हो गया? पाल्पेशन, टचेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। थर्ड आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं और ये बेसिकली हार्ट साउंड उसमें से सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, या लंग साउंड्स का सुनना। तो ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप का यूज होता है। विद द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप वी लिसन द साउंड्स ऑफ द हार्ट, जिसे हम लब डब भी कहते हैं, एंड साउंड्स ऑफ द लंग्स। फिर फोर्थ जो है ना, फोर्थ नॉन इन्वेजिव टेक्निक, डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या है? परकशन। परकशन जो है हम टेप करते हैं, जैसे कि ये आ गया और ये हम टेप करते हैं ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर पे। तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे जो है ये सॉलिड एरिया है, जैसे कि बोन्स हो गए, फिर कहाँ पे एयर है। तो ये सारे जो है ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो गए हमारे पास। दिस ऑल फॉर टुडे। If you have any question related to this topic, please don't hesitate to ask. Stay tuned for the next video. Thanks so much. Ma, dime qué vamos a hacer. Yo a ti te quiero comer cuando pasa.